नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूरोप के इतिहास के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 30 वर्षीय युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। 30 वर्षीय युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और जो वेस्टफेलिया की संधि हुई वो क्या थी। तो आज इस अध्याय में हम लोग 30 वर्षीय युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए 30 वर्षीय युद्ध प्रारंभ करते हैं। 30 वर्षीय युद्ध का यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648 ईस्वी तक चला। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में हम धर्म सुधार आंदोलन को तो देखते ही हैं, किंतु आगे चलकर इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। वास्तव में धर्म सुधार आंदोलन का परोक्ष परिणाम जर्मनी के लिए नकारात्मक ही पड़ा। जर्मनी परस्पर दो विरोधी गुटों कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट में विभाजित हो गया। 16वीं शताब्दी तक जर्मनी में इन दोनों विरोधियों के पारस्परिक विरोध के कारण आंतरिक विरोध उग्र हो गया और ऐसी स्थिति में जर्मनी में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। किंतु 17वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में छोटे मोटे गृह युद्धों के स्थान पर जर्मनी में एक भयंकर गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी युद्ध को हम 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ हम 30 वर्षीय युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे। 30 वर्षीय युद्ध के कारणों को जब हम देखते हैं तो हम उसे निम्नलिखित आधार पर वर्णित कर सकते हैं। पहला, धार्मिक कारण। दूसरा, राजनीतिक कारण। और तीसरा, तात्कालिक कारण। जहाँ तक धार्मिक कारण का प्रश्न है तो 30 वर्षीय युद्ध का मूल कारण ही धार्मिक था। वास्तव में यह युद्ध कैथोलिकों द्वारा प्रोटेस्टेंटों का जो दमन किया जा रहा था उसी के परिणाम स्वरूप हुआ। इस युद्ध का सीधा संबंध 1555 की ऑक्सबर्ग की संधि से जुड़ जाता है। ऑक्सबर्ग की संधि के अनुसार जर्मनी के प्रत्येक शासक को अपने राज्य धर्म को निश्चित करने का अधिकार था। इसका तात्पर्य यह था कि जनता शासक की इच्छा अनुसार अपने धर्म का निर्धारण कर सकती थी। इसमें भी शासक पर यह प्रतिबंध था कि वह कैथोलिक धर्म को अपनाए या कैथोलिक धर्म को छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर ले। यदि कोई कैथोलिक बिशप कैथोलिक धर्म को छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाता था तो उसे अपने पद संबंधी समस्त अधिकारों को त्यागना होता था। कैथोलिक चर्च की संपत्ति को यथावत बनाए रखने के लिए इस संधि में यह कहा गया कि 1 जनवरी 1552 के बाद रोमन कैथोलिक चर्च की संपत्ति पूर्वतः रहेगी और 1 जनवरी 1552 से पहले कैथोलिक चर्च की जो संपत्ति प्रोटेस्टेंट धर्म के हाथ में चली गई है वह परिवर्तित नहीं होगी। इस तरह इस संधि ने राजाओं को धर्म निश्चित करने का अधिकार प्रदान कर दिया।
राजाओं के धर्म स्वीकार कर लेने से प्रजा को भी मजबूर होकर उसे राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करना होता था। लूथरवाद को मान्यता तो प्राप्त हो गई थी, किंतु काल्विनवादियों एवं जिंगली धर्म को मान्यता न मिली। जहाँ तक राजनीतिक कारण की बात है, तो प्रारंभ से ही राजनीतिक घटना चक्र ने 30 वर्षीय युद्ध की पृष्ठभूमि को प्रभावित किया था। हैब्सबर्ग वंशीय ऑस्ट्रिया का शासक, जो कि पवित्र रोमन सम्राट भी था, जर्मनी पर अपना पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि जर्मनी के सामंत व राजागण अपनी स्वतंत्रता कायम रखना चाहते थे। पवित्र रोमन सम्राट ने सामंतों व राजागणों की फूट का पूर्ण लाभ उठाते हुए पवित्र रोमन साम्राज्य जर्मनी में अपनी निरंकुशता स्थापित करने का प्रयास भी किया, और इस कार्य हेतु उसे स्पेन से भी सहायता प्राप्त हो रही थी। इधर फ्रांस, जो कि राइन नदी की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास कर रहा था, वह भी स्पेन व ऑस्ट्रिया के शासकों को नतमस्तक करना चाहता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि फ्रांस यूरोप की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था। यह भी 30 वर्षीय युद्ध का एक प्रमुख कारण है। जहाँ तक 30 वर्षीय युद्ध के तात्कालिक कारण की बात है, तो ऑस्ट्रियन साम्राज्य के विरुद्ध बोहेमिया द्वारा जो विद्रोह किया गया, वो कहीं न कहीं इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना। बोहेमिया में चेक जाति निवास करती थी। इनकी जनसंख्या का अधिकांश भाग काल्विनवादी था, और जबकि ऑस्ट्रियन साम्राज्य पर हैब्सबर्ग वंश का शासन चला आ रहा था। हैब्सबर्गों ने सदा ही कैथोलिक संप्रदाय को प्रश्रय दिया और प्रोटेस्टेंट का दमन करने की नीति अपनाई। बोहेमिया में प्रोटेस्टेंटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर हैब्सबर्गी शासन ने अनेक अधिनियम लागू कर दिए। जब ऑस्ट्रिया का साम्राज्य फर्डिनेंड के द्वितीय के आधिपत्य में आया, तो उसने प्रोटेस्टेंट पर और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। फर्डिनेंड की यह दमन की नीति बोहेमिया में भयंकर असंतोष का कारण बनी, और इसके कारण 1618 में असंतुष्ट प्रोटेस्टेंटों ने प्राग के किले में प्रवेश कर शाही अधिकारियों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऑस्ट्रिया के सम्राट फर्डिनेंड के लिए यह असहनीय था। परिणाम स्वरूप उसने सैनिक दमन का चक्र प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में प्रोटेस्टेंटों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस तरह हम देखते हैं कि 30 वर्षीय युद्ध के ये 3 प्रमुख कारण थे। एक धार्मिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण और तीसरा तात्कालिक कारण। अब हम 30 वर्षीय युद्ध के घटना चक्र को भी देखते हैं। इसे हम 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। पहला बोहेमियन काल, जो कि 1618 से 1624 तक था। दूसरा डेनिश काल, जो कि 1625 से 1629 तक चला। तीसरा स्वीडिश काल, जो कि 1630 से 1635 तक चला। और चौथा फ्रांसीसी काल, जो 1635 से 1648 तक चला। हम यह जानते हैं कि बोहेमियन काल जो 1618 से 1624 तक चला, इसी में 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। बोहेमिया में प्रोटेस्टेंटों का दमन शुरू हुआ
और जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध प्रारंभ हुआ। सम्राट फर्डिनेंड ने स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से सैनिक सहायता मांगी। उधर इंग्लैंड ने भी प्रोटेस्टेंटों की सहायता की, किंतु आंतरिक परेशानियों के कारण इंग्लैंड से अधिक सहायता न मिल सकी। इस स्थिति में बोहेमिया के व्हाइट हिल नामक युद्ध में फ्रेडरिक को लिली की सेना ने शिकस्त दी। फ्रेडरिक को पैलाटिनेट छोड़कर भागना पड़ा और शाही सेना ने बोहेमिया पर अधिकार कर लिया। जहाँ तक डेनिश काल की बात है तो प्रोटेस्टेंटों की दुर्दशा पर डेनमार्क व नॉर्वे के सम्राट क्रिश्चियन चतुर्थ ने जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों की सहायता की। अतः 1625 से 1629 का काल डेनिश काल के नाम से जाना जाता है। 1625 में क्रिश्चियन चतुर्थ ने इंग्लैंड व जर्मनी के लूथरवादी एवं काल्विनवादी राजकुमारों से सहायता प्राप्त कर उत्तरी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। सेनापति टिली एवं वालस्टाइन की सेना ने लूथर नामक स्थान पर 1626 ईस्वी में क्रिश्चियन चतुर्थ को बुरी तरह पराजित किया। अंततः क्रिश्चियन चतुर्थ को विवश होकर फर्डिनेंड के साथ ल्यूबैक की संधि करनी पड़ी। तीसरा स्वीडिश काल जो कि 1630 से 1635 का था, इसमें स्वीडन के राजा गुस्टवस एडाल्फस ने बाल्टिक क्षेत्र को स्वीडिश प्रभाव क्षेत्र में लाने एवं स्वीडन के व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के उद्देश्य से 30 वर्षीय युद्ध में प्रवेश करते हुए जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों की सहायता की। स्वीडन के द्वारा यह सहायता के कारण 1630 से 1635 का काल स्वीडिश काल के नाम से जाना जाता है। एडाल्फस ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यूरोपीय राजनीति में बोर्बो राजवंश की प्रधानता स्थापित करने के लिए फ्रांस से गठजोड़ किया। यह ठीक है कि फ्रांस का प्रधानमंत्री कार्डिनल रिशलू स्वयं कैथोलिक था, किंतु उसने हैब्सबर्ग वंश को चुनौती दी। 1634 तक दोनों पक्ष युद्ध करते करते थक चुके थे। अतः 1635 में प्राग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि जर्मन साम्राज्य की सैन्य शक्तियों पर जर्मन सम्राट का प्रभुत्व रहेगा। केवल सैक्सनी का राज्य अपनी सैन्य शक्ति रख सकेगा, बाकी शेष राज्यों को अपनी सैन्य शक्ति समाप्त करनी होगी। युद्ध के दौरान एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र दोनों को वापस करने होंगे। चौथा जो काल था वह था फ्रांसीसी काल। फ्रांसीसी काल 1635 से 1648 तक था। प्राग की संधि निसंदेह स्थायी हो जाती यदि आगे चलकर फ्रांस के शासक रिशलू ने फ्रांस के हित को ध्यान में रखकर इस युद्ध को आगे जारी न किया होता। वास्तव में रिशलू इस युद्ध को जारी रखकर हैब्सबर्ग राजतंत्र को पराजित करना चाहता था और बोर्बो राजवंश की प्रतिष्ठा को यूरोपीय राजनीति में कायम करना चाहता था। अतः अब फ्रांस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। अतः इसी कारण 1635 से
1648 के दौर को हम फ्रांसीसी काल के नाम से जानते हैं। मई 1648 में फ्रांस व स्वीडन की संयुक्त सेना ने स्पेन की सेना को पराजित किया। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि फ्रांस व स्वीडन की संयुक्त सेना ने बवेरिया की सेना को भी आतंकित कर दिया था। अंततः विवश होकर सम्राट को वेस्टफेलिया की संधि फ्रांस व स्वीडन के साथ करनी पड़ी और 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ। धन्यवाद।